गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव बालाजी सोनी में डेंटल कंसल्टेंट हूँ और पिछले 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ मंडे टू सैटरडे 9 to 3 p.m। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है डेंटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस से होने वाले स्टेन्स के बारे में और इनके पॉसिबल क्या ट्रीटमेंट्स हैं। तो पहला हम बात करेंगे डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में कि डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका क्या क्या पॉसिबल इलाज है। डेंटल फ्लोरोसिस एक कॉस्मेटिक कंडीशन होती है जो आपके दांतों की लुक्स को इफेक्ट करती है, जिसमें आप देखेंगे दांतों पे एक पीलापन और एक परमानेंट खुरदुरापन आपको मिलेगा बचपन से। ये तब होता है जब बच्चा अपने बचपन के समय में, जब वो 6 से 8 साल का होता है, तब ज़्यादा फ्लोराइड वाला पानी कंज्यूम करता है। तब जब वो परमानेंट दांत आते हैं, नए दांत, तब उनके दांतों में चेंजेस होते हैं, तब ये कंडीशन डेंटल फ्लोरोसिस में डेवलप हो जाती है। ये अधिकतर 6 से 8 साल की उम्र में शुरू होता है, जब उसके दांत उगरे होते हैं, नए दांत उगरे होते हैं। अब डेंटल फ्लोरोसिस कितने टाइप का होता है। पहला होता है डेंटल फ्लोरोसिस वेरी माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस। ये सबसे कॉमन होता है। इसमें आप देखेंगे शहर के लोगों में, गांव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे दांतों के फेशियल सरफेस, जो सामने का सरफेस है, उस पे छोटे छोटे वाइट पैचेस होते हैं जो फैले हुए होते हैं और अलग अलग पोजीशन में होते हैं। किसी में ऊपर होंगे दांत के, किसी के नीचे होंगे, और 25% से थोड़ा कम आपको ये फेशियल सरफेस कवर करता होगा। दूसरा होता है माइल्ड। अब माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस वो डेंटल फ्लोरोसिस है जो राजस्थान में सबसे कॉमन है। वेरी माइल्ड सब जगह कॉमन है, लेकिन माइल्ड सबसे ज़्यादा कॉमन है राजस्थान में। आज भी आप देखो, हमारे बगरू की बात कर लें, इसके आसपास जो गांव है वहाँ आज भी ऐसे केसेस हैं जो फ्लोरोसिस से परेशान हैं और आगे भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ के पानी में फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है, जिस कारण आने वाली जो पीढ़ी है वहाँ पे भी डेंटल फ्लोरोसिस की दिक्कत हो रही है, जिनके घर में आरओ नहीं है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। ये लगभग आधे दांत को कवर करता है और इसमें ब्राउन स्टेन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वाइट के अलावा भी। वाइट स्टेन्स तो पहले भी थे, इसमें भी मिलेंगे, और ब्राउन स्टेन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और 50% आपका फेशियल सरफेस इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा आपको जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे खुरदरापन भी दिखेगा और हल्की फुल्की दरार भी दिख सकती है दांतों के अंदर। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अधिकतर पेशेंट अपने दांत खराब कर लेते हैं खुद ही घिस घिस के। वह क्या करते हैं, ऐसे टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें रेत के कण ज़्यादा होते हैं, जिससे दांत घिसते हैं। अब हकीम वेद पे जाके वो ले आते हैं, सोचते हैं कि इससे घिसेंगे, इसको रगड़ेंगे तो इससे हमारे दांत साफ हो जाएंगे और जो अंदर स्टेन है वो स्टेन गायब हो जाएगा, बट वैसा कुछ होता नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा केमिकल्स, बहुत से ऐसे केमिकल्स आते हैं जो मेडिकली अप्रूव नहीं है। वो केमिकल्स आपको लोकल मार्केट में मिलते हैं, या वेद हकीम जैसे होते हैं, क्वैक्स जो होते हैं, वो आपको दे देंगे कि आप इसको करो, मंजन को, केमिकल को लगाओ और आपके दांत एकदम वाइट हो जाएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा टूथब्रश से इतना ज़्यादा घिस लेते हैं कि हम क्या पता टूथब्रश घिस घिस के उसको ठीक कर लेंगे, वो ठीक तो होगा नहीं, वो और ज़्यादा खराब हो जाता है। दाग वैसी के वैसी रहते हैं फ्लोरोसिस के, लेकिन आपकी जो इनामिल सरफेस है, जो नेचुरल सरफेस है, वो आपने खुद से ही खराब कर ली, ऐसे केमिकल यूज करके, टूथब्रश और ये पेस्ट यूज कर करके। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप इसको घिसते हैं तो आपकी जो आउटर सरफेस है इनामिल की, वो पूरी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे दांत पैने हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और दांतों की थिकनेस जैसे अलग अलग लेयरिंग होती है। पहले इनामिल होता है आउटर सरफेस, फिर डेंटिन होता है अंदर का सरफेस, फिर होता है पल्प जो आपके दांतों को जीवित रखता है, जिसमें दांतों की नस होती है। तो जब आप इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जो कि वैलिड नहीं है, जो
मेडिकली अप्रूव नहीं है, तो वो धीरे धीरे ओवर टाइम घिस घिस के इतना घिस देते हो कि वो आपकी सब सरफेस को डैमेज करती है और आपको एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो कि दांतों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाती है। आप ठंडी चीज़ खाओगे जरा सी भी तो आपको बहुत तेज झंझनाहट होगी। गर्म चीज़ जैसे चाय वगैरह आप नहीं ले सकते हो। दूसरा, ओवर द टाइम ये और ज़्यादा खराब होती है जब जब दांतों की नसें धीरे धीरे एक्सपोज हो जाती हैं। वो अपने आप में एक अलग बीमारी डेवलप कर ली है ऐसे नुस्खे अपना के। उसमें फिर आप आरसीटी कराओ, कैप लगाओ, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाज हो जाता है। इसमें गम्स भी आपके अच्छे खासे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप जब कुछ चीज़ घर्षण करते हो तो गम्स, मसूड़े जो होते हैं आपके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो मुलायम होते हैं। वहाँ पे ऐसी हार्ड प्रोडक्ट यूज़ करने से वो बर्न होते हैं, वो खराब होते हैं। तो जब ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपके मसूड़े भी ऊपर चढ़ जाते हैं, आपकी रूट एक्सपोज हो जाती है दांत की, और वही झंझनाहट और ठंडा गर्म ये सब शुरू हो जाता है। गम्स में से बाद में खून आना भी शुरू हो जाता है, जो एक नई समस्या है। आप एक तरह से आपने एक पायरिया को, जो डेंटल पायरिया होता है, उसको आपने इनवाइट कर दिया कि आओ अब ये बीमारी भी दो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करें जिससे दांत और ख़राब हो। बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाके ढंग से कंसल्ट करें कि क्या इलाज पॉसिबल है क्या नहीं है। तीसरा जो है ये होता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, 90% से 100% सरफेस इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें वाइट पैचेस कम हो जाते हैं, ब्राउन डिस्कलरेशन, ब्राउन पैचेस, भूरे धब्बे ज़्यादा दिखते हैं। आपको दरारें ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगी, उस दरार के अंदर ब्राउन धब्बे ज़्यादा दिखेंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि आज के ज़माने में मॉडर्न साइंस ने जब इतनी तरक्की कर ली है, जब इन लक्षणों के बहुत संतुष्टिपूर्ण और सेटिस्फैक्ट्री इलाज अवेलेबल हैं, फिर भी हम ऐसे इलाज ना करवा के और दांतों को एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं दांतों के साथ में। इसका उदाहरण मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक पेशेंट है या थी जो 20 साल के आसपास की उम्र की थी। उसके फ्रंट टीथ में यही माइल्ड से मॉडरेट डेंटल फ्लोरोसिस था, और उस कारण क्या होता था, उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। उसकी शादी भी डिले हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लुक्स का बड़ा ही ज़्यादा रोल रहता है। अगर दांत अच्छे नहीं है तो लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं। तो उसकी शादी भी बहुत डिले हो रही थी, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था उस लड़की ने। और मेरे पास आने से पहले उसने खूब दांतों को कोयले से रगड़ा, खूब वैद्य हकीम को भी दिखाया कि वो कर दो ये कर दो। तो उन्होंने जो भी तेजाबी दवाइयाँ होती हैं वो सब दे के उसका इलाज किया होगा, तो उससे उसके दांत और ज़्यादा खराब हो गए। जब शादी के बाद उसकी शादी हो गई, उसके 5-6 महीने बाद वो मेरे पास आई, तब मैंने देखा कि उसके दांत तो और ज़्यादा खराब हो चुके थे जो पहली कंडीशन थी। पहले कंडीशन में तो सिर्फ डेंटल फ्लोरोसिस था, अब तो ये हाल था कि डेंटल फ्लोरोसिस तो है ही, एक उसको झंझनाहट वाली समस्या शुरू हो गई। तो वो एक अलग ही समस्या से जूझ रही थी शादी के बाद भी। तो शादी के बाद में वो आई जब मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, मैं मटके का पानी तक नहीं पी सकती, फ्रिज का तो बहुत दूर की बात है। मटके का पानी नहीं पी सकती, गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ। जब मैं बाहर के जाती हूँ तो हवा जब लगती है तो मेरे दांतों में झंझनाहट होती है, ऐसे किड़किड़ाहट होती है दांतों के अंदर। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना सा यही कहना है कि वो डॉक्टर्स जिन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि आप उनके पास ना जाओ और ऐसे कोएक्स वाले इलाज ना कराएं। इससे क्या होगा, आपके दांत और खराब हो जाते हैं। फिर जब आप हम लोग के पास आते हो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और प्लस आपका पैसा बहुत खर्च हो जाता है, क्योंकि आप उसको बहुत खराब कर चुके होते हो ऐसे इलाज करा करा के। तो मेरी एक ही बस वो है कि ऐसे इलाजों के पास ना जाएं और ऐसे इलाज ना लें जिसमें आपके दांत और खराब हो जाएं, जो कि पहले एक मिनिमल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते थे। अब वो मिनिमल ट्रीटमेंट तो ठीक हो करेंगे नहीं, और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट करके उसको करना पड़ेगा, जो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं लगता है, प्लस पेशेंट का बहुत पैसा खर्च होता है। चौथा जो टाइप होता है वो होता है सीवियर। अब सीवियर में क्या होता है,
सीवियर में 100% तो है ही इन्वॉल्वमेंट, बट आपके जो दांतों का कलर है वो और ज़्यादा डेंस हो जाता है। फ्लोराइड आपका दांत पे पूरी तरह हावी रहता है, आपके पूरे दांत पे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, साइड की तरफ, सब जगह पे डेंटल फ्लोरोसिस भर भर के रहता है। अब हम आ जाते हैं अदर स्टेन्स पे। अब अदर स्टेन्स के अलावा क्या होता है, फ्लोराइड तो अपने आप में एक कंडीशन है। अदर स्टेन्स में जैसे अपने रेड स्पॉटिंग स्टेन्स है, बहुत तरह ऐसे स्टेन्स होते हैं जो बाद में डेवलप होते हैं, बाहर की चीज़ें खाना। अदर स्टेन्स में रेड स्टेन्स जो होते हैं, फर्स्ट वाला जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये तब होते हैं जब आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, टोबैको कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो इस तरह के स्टेन्स बन जाते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक डेंटल स्टेन्स। ये तब होता है, आपने देखा होगा बच्चे जब खेल रहे होते हैं, कभी गिर जाते हैं मुंह के बल, तो दांत पे चोट लग जाती है, लेकिन वो दांत हिलता नहीं है और वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद, 5-10 साल बाद, 15 साल बाद, वो दांत का कलर धीरे धीरे चेंज होकर डार्क हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर में भी आप देखोगे शेड चेंज हो जाएगा, बट ये उन दांतों पे होगा जो सिर्फ गिरते टाइम पे दिक्कत करे हैं, सब पे नहीं होता। चौथा जो होता है टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स। टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स क्या होते हैं, जैसे फ्लोराइड स्टेन्स बचपन में फ्लोराइड का पानी पीने से होते हैं, वैसे ही टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स, टेट्रासाइक्लिन दवाई जो आती है उसका ज़्यादा कंज्यूम होने से ये ऐसे स्टेन्स हो जाते हैं जो थोड़े से आपको ब्लूइश शेड में दिखते हैं। कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स भी होते हैं, एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा और डेंटेजोनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या होता है, इनामल की जो लेयर है वो डेवलप नहीं होती प्रॉपरली, वो जेनेटिक डिफेक्ट्स है। ऐसे डेंटिंग की जो लेयर है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स है। अब इनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं जो अभी मार्केट में चलता है, जो सबसे कॉमन है कि हाँ ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो। वो ट्रीटमेंट्स क्या है? सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट आपने देखा होगा या सुना होगा, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, दांतों की सफाई और पॉलिशिंग करना। अब इसमें क्या होता है, दांतों की सफाई कराने से डेंटल फ्लोरोसिस के स्टेन्स गायब नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। स्केलिंग से सिर्फ ये होता है कि जो बाहर की सरफेस है उस पर जो गंदगी जमा हो जाती है ओवर द टाइम खाने पीने से, सिर्फ वो लेयर ही हटती है और अंदर की लेयर एज इट इज ही रहती है। इसमें आपका समय भी बहुत बर्बाद होता है, पैसे भी बहुत बर्बाद होता है। दूसरा है आपका ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग अपने आप में केमिकल है, आपके दांतों पे एक केमिकल की लेयर लगाई जाती है जो कि परमानेंट भी नहीं होती, वो थोड़े दिनों में वापस से उसी कंडीशन पे आ जाएगा जो आपका ब्लीचिंग से पहले कंडीशन थी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल का यूज किया जाता है जो आपके दांतों को, एनामल के लेयर को पतला कर देता है, उसमें पोरोसिटीज बनाता है। उसके ऊपर एक केमिकल चढ़ाते हैं जो आपका शेड थोड़ा सा ब्राइटर शेड में कन्वर्ट कर देता है और लगता है कि हाँ मेरे दांत वाइट हो गए। बट ब्लीचिंग डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर में इफेक्टिव नहीं हो पाई है, क्योंकि डेंटल फ्लोरोसिस के धब्बे बहुत डेंस होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ब्लीचिंग करते हैं तो ब्लीचिंग से सिर्फ एक आपका दांत का होल शेड, अगर येलो है तो येलो से वो हल्का वाइट हो जाएगा, लेकिन जो धब्बे हैं वो एज इट इज ही इस पे दिखते रहेंगे। तो ब्लीचिंग भी सक्सेसफुल इलाज नहीं है। प्लस ब्लीचिंग बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, साल में आपको 2 बार ब्लीचिंग करानी पड़ेगी। प्लस आपको बहुत सारे रेजिम फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप चाय नहीं पी सकते, आप कॉफ़ी नहीं पी सकते, आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा सकते, वरना ये सब कंज्यूम करोगे तो उसका स्टेन आपके दांत पे दिखेगा। तीसरा है कैपिंग। अब कैपिंग आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि इसके दांत पे कैप चढ़ा दी, इसके दांत हमने ऊपर टोपी लगा दी। लेकिन कैपिंग के एक अपने डिसएडवांटेजेस हैं, वो डेंटल फ्लोरोसिस के केसेस में इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि डेंटल फ्लोरोसिस में सिर्फ दांत की ऊपर की लेयर पे डिस्कलरेशन है, दांत में कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। कैपिंग में आप एक हेल्दी टूथ को 1.5 से 2 mm आप घिसना पड़ता है तो ही उस पर कैप आके चिपकती है। अब आप एक हेल्दी टीथ को अननेसेसरी खराब कर रहे हैं सिर्फ कैपिंग के लिए, तो वो एक वाइबल या आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है और एक पेशेंट को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें आप
एक दांत तो करेंगे नहीं। अगर किसी को फ्लोरोसिस है तो फ्लोरोसिस 6 दांतों में, ऊपर के 6 दांतों में, नीचे के 6 दांतों में होगा। जो स्माइल में दिखेंगे तो उसमें 6 दांत तो मिनिमम दिखते ही हैं, तो उन सब पे कैपिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इतना कि पेशेंट को सोचना पड़ता है कि मैं कराऊंगा भी नहीं कराऊंगा और फिर बाद में क्या होगा। तो ये ट्रीटमेंट भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। प्लस हेल्दी टूथ को आप अननेसेसरी घिस के उसको खराब कर रहे हो। कभी उस दांत में दिक्कत आ गई तो आपको कैप हटा के आरसीटी करनी पड़ेगी, फिर कैप लगे, तो बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट प्लस कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हो जाता है। अब जिस ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, अभी हम बीएसएच में एक नई प्रक्रिया लेके आए हैं, जिसमें दांतों को ना घिसने की जरूरत पड़ती है, ना कोई आपको केमिकल लगाने की जरूरत पड़ती है, और बिना आपके शेप को बदले हम इसको ठीक कर सकते हैं, जिसका नाम है डेंटल विनरिंग। जी हाँ, डेंटल विनरिंग के अंदर में क्या होता है, हम एक एनामल की एक पतली लेयर को आपके दांत के फेशियल सरफेस पे स्टिक कर देते हैं, जो कि परमानेंट रहती है। और उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी अपन घिसाई विसाई करते हैं तो दांत पहने हो जाते हैं। इसमें ना तो घिसाई की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि आपको इंजेक्शन लगाना है लगाना है। सिंपल प्रोसीजर है, दांत के फेशियल सरफेस पे लगाएंगे और उसको लाइट के और लेज़र से उसको क्योर कर देते हैं, और वो परमानेंट उस पर स्टिक रहती है। ये आज तक का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे सस्ता और कारगर ट्रीटमेंट साबित हुआ है। अब हम डायरेक्ट कॉम्पोजिट ही क्यों चुने, इसके क्या अपने फ़ायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये एक सेटिंग में सिर्फ एक बार आने पे डॉक्टर के पास ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको मल्टीपल 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में आप जितने दांत इन्वॉल्व है उतने दांत पे आप करा सकते हो, और एक बार में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बात है कॉस्टिंग की। सभी ट्रीटमेंट से अगर कंपेयर करें तो ये सबसे सस्ता और सबसे कारगर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे सस्ता और सबसे कारगर ट्रीटमेंट है अगर पर टीथ के हिसाब से आप करवाते हो तो। आज तक की सारी ट्रीटमेंट जितने भी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कम घिसाई, तोड़ा फोड़ी और सेंसिटिविटी का तो कोई रोल ही नहीं होता, बल्कि सेंसिटिविटी जिनको हो रही है वो सेंसिटिविटी भी गायब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट है। अब इसके अलावा डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनिंग हम कहाँ का और यूज़ कर सकते हैं? पहला, आपने देखा होगा किसी किसी के नेचुरल गैप होता है दांतों के अंदर में, उस नेचुरल गैप को भी ये कवर कर सकते हैं डेंटल विनियरिंग के द्वारा। दूसरा, आपने देखा होगा कभी दांत का छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है। अब छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है तो उसको अपन कैपिंग तो करेंगे नहीं, तो उस पे भी डेंटल विनियरिंग करके उसको बिल्कुल नेचुरल लुक दे सकते हैं जैसा वो दांत पहले हुआ करता था, और बिना घिसाई के, बिना तोड़ा फोड़ी के। दूसरा, जब किसी के फिलिंग हो रखी हो और वो फिलिंग निकल गई या ढंग से नहीं हो पाई, तो उस फिलिंग को भी इस चीज़ से रिपेयर करके वापस से बिल्कुल नया जैसा बनाया जा सकता है। इन सब लक्षणों में डेंटल विनियरिंग अभी तक सबसे ज़्यादा कारगर एवं किफ़ायती ट्रीटमेंट साबित हुआ है। और इस ट्रीटमेंट को अपनाने के बाद आप खुद सोचेंगे कि जो पेशेंट की लाइफ इससे पहले हुआ करती थी और इसके बाद हुआ करती थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। पेशेंट को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। पेशेंट गैदरिंग्स में जाए, क्या शादी में जाए, कहीं भी आए तो आराम से हंस बोल सकता है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी हो गई है, क्या हो गया है, कैसे क्या करवाया है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो डेंटल विनियरिंग सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। कैपिंग से भी बेस्ट है, ब्लीचिंग से भी बेस्ट है, आपके स्केलिंग से भी बेस्ट है। फ़ायदे आपको बता ही दिए मैंने। आपके फ्लोराइड के धब्बे सब गायब हो जाते हैं, इससे परमानेंटली गायब हो जाते हैं। आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा कि सर थोड़े टाइम बाद आना पड़ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। वन टाइम में कराइए और इसको कंप्लीट करा के आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और कोई इसमें ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि ऐसा करो वैसा करो। सिंपल प्रोसीजर है और इजी गोइंग में है, सस्ता है,
सबसे सस्ता तो है ही खैर। तो आप जब भी इस चीज़ को चाह सकते हैं, हम लोग अवेलेबल हैं बालाजी सोनी हॉस्पिटल के अंदर में। इस प्रोसीजर्स को हम लोग कर रहे हैं, हमने काफ़ी पेशेंट्स पे इस प्रोसीजर्स को किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मैं आपसे कुछ